हेलो ऑल, वेलकम टू एडुटैप यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इस फटाफट सीरीज के नए लेक्चर में, जहां पर हम गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 10 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि फॉर बोथ एपीएससी एंड ईओ एग्जामिनेशन जो गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि बेसिकली इंडियन पॉलिटी है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इन दोनों ही एग्जामिनेशन में अराउंड 8 क्वेश्चंस जो है वो इस कंपोनेंट से आते हैं, तो आप लोगों को इस कंपोनेंट को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और इस पूरे लेक्चर में हमारी कोशिश यही रहेगी कि एक अच्छे एमसीक्यूज की मदद से हम अपनी ना सिर्फ प्रैक्टिस करें बल्कि जो टॉपिक्स हैं उनको रिवाइज भी कर लें। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सेशन की। और शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हम जब पहले ईओ 2021 के एग्जाम के लिए ऐसे सेशंस लेकर आए थे तो बच्चों ने काफी अप्रिशिएट किया था। जो हमारे स्टूडेंट्स थे उनको काफी पॉजिटिव रिजल्ट भी रहा। वी हैव सिक्योर्ड मोर देन 116 प्लस सिलेक्शंस आउट ऑफ 421 इन ईओ एग्जामिनेशन 2021। दोस्तों, आप लोग भी इस लिस्ट में शामिल हो सकते हैं, लेकिन आप लोगों को मेहनत करनी है और बहुत सारी प्रैक्टिस और रिवीजन करनी है। तो शुरुआत करते हैं। आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्री एंड एक्सेसिव पनिशमेंट टू एन एक्यूज्ड पर्सन। देखिए, क्वेश्चन जो है उसको पढ़ने के बाद हमारा पहला एक जो रूल होता है वो ये होता है कि क्वेश्चन को समझो एक बार कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन में कुछ ज्यादा आपसे घुमा फिरा के नहीं पूछा गया है, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से पूछा गया है। फैक्चुअल क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि भाई वो कौन सा आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि प्रोटेक्शन ग्रांट करता है अगेंस्ट आर्बिट्री एंड एक्सेसिव पनिशमेंट टू एन एक्यूज्ड पर्सन। मतलब एक्यूज्ड पर्सन मतलब जिसने कुछ गुनाह किया है उसको प्रोटेक्ट कर रहा है कि भाई तेरे को एक लेवल से ज्यादा पनिशमेंट ना मिले, या फिर तेरे को एक ऐसी पनिशमेंट ना मिले जो कि सही नहीं है, आर्बिट्री है, ठीक है, लॉजिकल नहीं है। तो ऐसा कौन सा आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का? दोस्तों, जब आप ऐसा क्वेश्चन पढ़ेंगे और आपको लगता है कि मुझे नहीं आता है डायरेक्टली कि कौन सा आर्टिकल है, तो थोड़ा सा सोचना है कि ये किस पर्टिकुलर प्रोविजन को गारंटी कर रहा है। ठीक है, जब आप इस तरीके से सोचेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये शायद राइट टू फ्रीडम के जो कैटेगरी वाले आर्टिकल्स हैं वहां पर कहीं ना कहीं फॉल करेगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी कैटेगरीज बनी हुई हैं। जैसे पहले 14 से लेकर आर्टिकल 18, 14 टू आर्टिकल 18 जो है वो राइट टू इक्वालिटी की कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद वाले जो आर्टिकल्स हैं वो राइट टू फ्रीडम की कैटेगरी में आते हैं। देन उसके बाद वाले जो आर्टिकल हैं वो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन की कैटेगरी में आते हैं। तो इस तरीके से आपको कैटेगरी सोचनी है। तो यहाँ पर एक आदमी की कहीं ना कहीं फ्रीडम को इंश्योर किया जा रहा है। तो यहाँ पर जब हम बात करेंगे तो फ्रीडम में कौन कौन से आर्टिकल आते हैं? उनमें आते हैं आर्टिकल 19 आता है, आर्टिकल 20 आता है, आर्टिकल 21A आता है, ठीक है, आर्टिकल 21 आता है एंड आर्टिकल 22 आता है। तो यहां पर जब आप मैच करेंगे तो आपको दो आर्टिकल्स में डाउट होगा कि यार या तो ये आर्टिकल 20 हो सकता है या आर्टिकल 22 हो सकता है। ठीक है, ये दोनों तो आउटराइटली अब बाहर हो गए। तो यहां पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दोनों ही आर्टिकल बहुत कंफ्यूजिंग है। काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 22 में। लेकिन जो आर्टिकल 20 है ये कहता है कि यार अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन ने गुनाह किया है तो उसको उस टाइम पर जो गुनाह की सजा है वही मिलनी चाहिए, और सिर्फ एक ही बार मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसने गुनाह कर दिया तो आज फिर सजा दे रहे हो, फिर 2 दिन बाद फिर मन किया सजा देने का तो फिर सजा दे रहे हो। और इसके साथ साथ उस आदमी को अपने खिलाफ ही विटनेस बनने के लिए हम मजबूर नहीं करेंगे। तो ये 3 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि पहली बात कि नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, मतलब अगर बाद में कोई लॉ में मॉडिफिकेशन हो रही है तो उसके हिसाब से उसकी पनिशमेंट में मॉडिफिकेशन बाद में नहीं होगी। ठीक है, दूसरी बात नो डबल जियोपार्डी, कि मतलब एक पनिशमेंट के लिए, एक गुनाह के लिए उसको 2 बार, एक गुनाह के लिए 1 बार से ज्यादा पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए। एंड नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब अपने खिलाफ ही उसको विटनेस बनने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। तो यहां पर ये आर्टिकल है आर्टिकल 20। दोस्तों, आप लोगों को मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं कि आपको आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 51A तो पक्का पता होना चाहिए। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, आपको कोई एक्सक्यूज नहीं बनाना है। ये आर्टिकल आप लोगों की टिप्स पे होने चाहिए। और इनमें भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो आर्टिकल 13 से लेकर आर्टिकल 51A। ठीक है, ये आपने पक्का याद कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी से आता है, और यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस काफी पूछता है दोस्तों आपसे एग्जामिनेशन में कि विच अमंग द फॉलोइंग राइट्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ राइट्स टू इक्वालिटी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, मैंने आपको बताया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स हैं आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 उनको कैटेगराइज किया गया है। अब आपसे पूछा है कि भाई जो राइट टू इक्वालिटी वाली कैटेगरी है उनमें से इनमें कौन कौन सा राइट्स फॉल करता है। तो पहले आपको राइट्स पढ़ने हैं, कौन कौन से बोले हुए हैं। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक इंप्लॉयमेंट, मतलब जो सरकारी नौकरियां हैं उनमें इक्वालिटी मिलेगी। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, की मतलब जो देह व्यापार होता है उसको रोका जाएगा। राइट्स ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मतलब जो माइनॉरिटीज हैं उनको पूरा अधिकार दिया गया कि भाई आप अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एडमिनिस्टर भी कर सकते हो और उनको एस्टेब्लिश भी कर सकते हो, बना भी सकते हो। अब आपको यहां पर बताना है कि इनमें से कौन सा आर्टिकल राइट टू इक्वालिटी की कैटेगरी में आता है।
दोस्तों आपके दिमाग में मल्टीपल आंसर्स आ रहे होंगे, लेकिन आप लोगों ने इस वीडियो को 1 मिनट पॉज करना है, अपना आंसर एक पेज पे लिखना है लॉजिक लगा के, और फिर चेक करना है कि आपका आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा है। सॉल्व करते हैं। चलो देखिए, पहला है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। आपको यहाँ पर रिलीजन वर्ड क्यों मेंशन किया गया है? आपको कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कैटेगरी है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28। आपको लगेगा कि भाई रिलीजन वर्ड आ गया तो वो कहीं ना कहीं उस कैटेगरी में ना हो, लेकिन आप लोगों को पूरी स्टेटमेंट पढ़नी है। स्टेटमेंट क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ, ठीक है, ये जो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, आप जब आर्टिकल 15 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ेंगे तो आर्टिकल 15 में लिखा हुआ है कि प्रोहिबिशन है डिस्क्रिमिनेशन की ऑन 5 ग्राउंड्स। 5 ग्राउंड्स कौन से हैं? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। तो रिलीजन उनमें एक ग्राउंड है। तो बेसिकली आर्टिकल कौन सा है? ये कहीं ना कहीं आर्टिकल 15 की ही बात यहां पर कर रहा है, ठीक है, आर्टिकल 15 की बात यहां पर कर रहा है। सेकंड क्या है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं वहां पर स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा और सबको समान मौका प्रदान करेगा, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा इन गेटिंग सिलेक्टेड टू द पोस्ट ऑफ गवर्नमेंट जॉब। तो यहां पर यह आता है आर्टिकल 16 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप पहले आर्टिकल लिख लीजिए, ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक्स इन ह्यूमन बीइंग, तो ये बेसिकली जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन वाले कैटेगरी वाले राइट्स हैं, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 उनको कवर करता है, और ये है आर्टिकल 23, ठीक है। उसके बाद राइट्स ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब ये कौन सी कैटेगरी में आता है? ये आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल जो राइट्स हैं, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30, उनमें से एक कैटेगरी आती है आर्टिकल 30 वाली। तो अब आपने आर्टिकल लिख लिए। अब आपको पहले आइडेंटिफाई ये करना है कि भाई राइट टू इक्वालिटी में कौन कौन से आर्टिकल्स कवर होते हैं। तो वहां पर हमारे आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 कवर होते हैं। आर्टिकल 14 क्या है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, तो ये हमारे आंसर का पार्ट बनेगा। आर्टिकल 16 क्या है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये भी पार्ट बनेगा हमारे आंसर का। आर्टिकल 17 क्या है? अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 18 क्या है? अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। तो यहां पर ये दोनों आर्टिकल्स, आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 30 हमारे आंसर का पार्ट नहीं बनने वाले, लेकिन जो आर्टिकल 1 एंड 2 15 और 16 है वो हमारे आंसर का पार्ट बनेंगे। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। आई होप आप लोगों का आंसर ऑप्शन ए ही आया होगा। अगर दोस्तों कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन आपके पास है, लेकिन अगर आपका आंसर सही है तो आपके चेहरे पे स्माइल आनी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट? देखो नॉट को अंडरलाइन कर लो, पेपर में बहुत गलतियां होती हैं। कई हमारी जो बहुत सिली मिस्टेक्स होती हैं वो इस वजह से होती है कि हमने क्वेश्चन ढंग से पढ़ा नहीं, हमने करेक्ट इनकरेक्ट का ध्यान नहीं दिया, हमने नॉट का ध्यान नहीं दिया। तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर है जो आप लोगों को कमिट नहीं करना है। नोट कर लो कहीं पर। तो यहां पर नॉट को हमेशा अंडरलाइन करना है, एक पेंसिल यूज करनी है हमेशा। वाज नॉट पार्ट ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपने जो जो क्रिटिकल पॉइंट्स थे वो नोट कर लिए कि इन्होंने नॉट पूछा है और ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में पूछा है। देखिए ड्राफ्टिंग कमेटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी। उसका काम क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट्स बनाना। अगस्त 1947 में उसको एस्टेब्लिश किया गया और उसने 3 बेसिक जो है मेजर ड्राफ्ट बनाए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, और फाइनल जो ड्राफ्ट था उसी को हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्म में देखते हैं। वो जो कमेटी थी वो एक 7 मेंबर कमेटी थी, उसमें 7 मेंबर थे। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाते टाइम बहुत सारी कमेटीज आप लोगों को देखने को मिलेंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर एक कमेटी के मेंबर्स, सब मेंबर्स पता होने चाहिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी है, जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी, इसके बारे में तो आपको क्लियर कट आइडिया होना चाहिए। इसके चेयरमैन कौन थे? आपके दिमाग में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का नाम आना चाहिए। इसके मेंबर्स कौन थे? आपको बाकी 6 मेंबर्स के नाम क्लियर होने चाहिए। अब वही क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया है, अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं आप लोग लॉजिक अगर लगाएं और जो अपनी नॉलेज है कॉन्स्टिट्यूशन की उसको अगर यूज करें तो आप आंसर तक पहुंच सकते हैं विदाउट नोइंग दी डिटेल्स ऑफ द ऑल मेंबर्स ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। अब यहां पर आंसर क्या, ऑप्शन क्या है? एन गोपालस्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, एन माधव राव एंड सर बी एन राव। दोस्तों जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की बात करते हैं, ठीक है, आप लोग हमेशा जानिए कि बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हमारे दिमाग में आनी चाहिए। जैसे हमारे दिमाग में बी आर अम्बेडकर आने चाहिए, जवाहरलाल नेहरू आने चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन उन्होंने जो है वो पेश करी थी, और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को ही हम मॉडिफाइड फॉर्म में प्रेम्बल देखते हैं। आपके दिमाग में सर बी एन राव पक्का आने चाहिए। अब सर बी एन राव क्यों आने चाहिए? दोस्तों ही वॉज दी मेन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, जिनको बहुत सारे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन की जानकारी थी, तो इनको कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बनाया गया। मतलब ये वो आदमी थे जिन्होंने पूरा ओवरव्यू जो है वो देखना था, और ये बार बार एडवाइस देनी थी हर एक पॉइंट पे कि भाई मेरे को क्या सही लगता है, बाकी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चल रहा है। तो जो सर बी एन राव थे, ये मेंबर नहीं थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, ही वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। ये एडवाइस कर रहे थे हर चीज पर। तो आपको याद रखना है कि ये तीनों हमारे मेंबर हैं, और इस कमेटी के चेयरमैन कौन है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। लेकिन सर बी एन राव इसके मेंबर नहीं है।
आपको अभी बात कभी भी नहीं भूलनी, ठीक है। अगर नहीं आता है तो प्लीज कॉपी पेन पे नोट डाउन कर लो, और अगर पढ़ा हुआ फिर भी नहीं आता तो अपने कान को हल्का सा मरोड़ लो, लेकिन अगर आता है तो फिर एक स्माइल बनती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर ऑकरेंस। आप लोगों को 4 इवेंट्स दिए गए हैं, ठीक है, आपको इनको अरेंज करना है इनके ऑकरेंस के ऑर्डर में, मतलब पहले कौन सा हुआ वो सबसे पहले आएगा, फिर बाद में कौन सा हुआ वो बाद में आएगा, इस तरीके से आपको अरेंज करना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, और आप लोगों की यहाँ पर नॉलेज टेस्ट होती है। यहाँ पर आपसे एग्जामिनर सिर्फ सिंगल पॉइंट चेक नहीं कर रहा है, आपकी 4 टॉपिक्स की नॉलेज चेक कर रहा है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस में मजा भी आता है, क्योंकि करेक्ट होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे ऑप्शन से खेल सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, स्टेटहुड टू नागालैंड। सेकंड है एक्विजिशन ऑफ गोवा फ्रॉम पुर्तगीज, अपॉइंटमेंट ऑफ जेसी शाह कमीशन, फॉर्मेशन ऑफ हरियाणा। अब यहां पर आपको बताना है कि भाई इनमें से कौन सा इवेंट सबसे पहले हुआ और कौन सा इवेंट सबसे बाद हुआ। कहीं ना कहीं जो हमारा एक चैप्टर है इंडियन यूनियन, जहां पर पॉलिटिकल मैप जो इंडिया का बनता है, डिफरेंट स्टेट्स बनते हैं, उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले से शुरू करते हैं, स्टेटहुड ऑफ नागालैंड। अगर हम नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की बात करें तो वहां पर असम सबसे पहले था, और जो मणिपुर है और जो त्रिपुरा है उसको हमने स्टार्टिंग में क्या बना दिया, हमने उनको यूनियन टेरिटरी बना दिया था 1956 में। अब वहां पर जो नागा हिल्स के ट्राइब्स थे उन्होंने जो है रिवोल्ट करना शुरू किया, वो चाहते थे कि हमें एक अलग से स्टेट बना के दे दो। तो फाइनली 1963 में 1963 में उनकी डिमांड्स को माना गया और नागालैंड को स्टेटहुड दिया गया। ठीक है, अब बात करते हैं एक्विजिशन ऑफ गोवा फ्रॉम पुर्तगीज। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले कौन सी पावर आई थी और सबसे बाद में कौन सी पावर गई। अगर आप लोग ये नहीं जानते तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको नहीं पता, अगर पता है तो उसका आंसर मुझे बताइए। सबसे पहले भारत में आने वाली यूरोपियन पावर कौन सी थी और सबसे बाद में भारत से जाने वाली यूरोपियन पावर कौन सी थी। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। तो यहां पर गोवा को आजाद कराया गया फ्रॉम पुर्तगीज इन द ईयर 1961। ठीक है, जेसी शाह कमीशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमीशन था जिसको अपॉइंट किया गया 1966 की शुरुआत में, और इसने बताना था कि भाई जो पंजाब की रीऑर्गेनाइजेशन होगी वो किस तरीके से होगी, कौन से डिस्ट्रिक्ट जो हिंदी स्पीकिंग एरिया है उनको हरियाणा बनाया जाएगा और कौन से डिस्ट्रिक्ट पंजाब का पार्ट रहेंगे, और हिमाचल प्रदेश के भी कौन से डिस्ट्रिक्ट जो है उनको रीअरेंज किया जाएगा। तो ये कमीशन अप्रैल के आसपास 1966 में अपॉइंट किया जाता है, और जो हरियाणा को स्टेटहुड मिलता है वो नवंबर 1966 में बनता है। तो करेक्ट ऑर्डर क्या बनेगा, सबसे पहले आना चाहिए 2 1961, फिर आना चाहिए 1 1963, फिर आना चाहिए 3 अप्रैल 1966, और फिर आना चाहिए 4। तो 2 1 3 4 हमारा आंसर बनना चाहिए। तो राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, ऑप्शन डी। आपका भी ये आंसर आ रहा होगा, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अगेन मैंने नॉट को अंडरलाइन कर लिया। पहली स्टेटमेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द इंडियन पार्लियामेंट नॉट स्टेट लेजिस्लेचर। ओके, देयर इज नो provision of joint sitting to resolve deadlock over constitution amendment bill. Indian president must यहाँ पर important point है, must give his assent to the constitution amendment bill. Constitution amendment bill amending federal provision must be passed by half of the state legislature by special majority. दोस्तों मैंने हर उस पॉइंट को अंडरलाइन करने की कोशिश करी है जहां पर मैं गलती कमिट कर सकता हूं, जहां पर एग्जामिनर चाहता है कि मैं गलती कमिट करूं। अब ये पॉइंट नोट करके फायदा क्या रहता है कि हमारी इन पॉइंट्स में ध्यान रहता है। तो यहां पर पहले क्वेश्चन में क्या है, ओनली इन दी इंडियन पार्लियामेंट। बिल्कुल सही बात है भाई, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल होता है इसको हम सिर्फ और सिर्फ लोकसभा या राज्यसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, इसको हम स्टेट लेजिस्लेचर में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। ये पॉइंट वैलिड है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन आपसे नॉट करेक्ट पूछा है। देयर इज नो प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग। अगेन ये भी बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लोकसभा में जाता है तो उसको स्पेशल मेजोरिटी से पास करना है, अगर राज्यसभा में जाता है उसको स्पेशल मेजोरिटी से पास करना है। लेकिन अगर मान लो इन दोनों में से कोई उस पर कोई जो है समस्या लेकर आता है, कोई इशू रिजॉल्व उठाता है और दूसरा उसको नहीं मानता, तो डेडलॉक आ गया, तो उस केस में जॉइंट सिटिंग नहीं होगी। जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंशियल बिल के लिए है। मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में जॉइंट सिटिंग नहीं होती, याद रखिएगा वाली बात। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अब देखो, भारत का जो राष्ट्रपति है उसको बोला गया है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, शायद 25th अमेंडमेंट थी 1971 की, वहां पर बोला गया है कि अगर आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आएगा तो आपको असेंट देनी ही देनी है, क्योंकि जो पॉपुलर हाउस है लोकसभा और जो स्टेट्स का हाउस है राज्यसभा, उन्होंने इस बिल को स्पेशल मेजोरिटी से पास किया है। तो यहां पर अगेन प्रेसिडेंट को असेंट देनी देनी है। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ये स्टेटमेंट भी काफी हद तक करेक्ट थी, लेकिन एक यहां पर गलती हो गई कि यहां पर सिंपल मेजोरिटी आना चाहिए, ना कि स्पेशल मेजोरिटी। स्टेट्स को पास करना होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल बाय सिंपल मेजोरिटी। आई होप आपने पॉइंट नोट कर लिया होगा। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजंस ऑफ इंडिया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अगेन नॉट करेक्ट।
आपको फंडामेंटल ड्यूटीज के रिगार्डिंग बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। पहली स्टेटमेंट क्या है कि आर्टिकल 51A अंडर पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। पार्ट 4 आर्टिकल 51A, they are non-justiciable in nature. The duties were included based on the recommendation of Saran Singh Committee. They are confined only to the Indian citizen, not the foreigner. अब यहां पर हमें सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। देखिए, फंडामेंटल ड्यूटी हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, आप सब मुझसे बेहतर जानते हैं। बाद में 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1976 में इसको ऐड किया गया, तो वहां पर एक नया पार्ट आता है, पार्ट 4A। पार्ट 4A, यहां पर ए वर्ड होना चाहिए, याद रखिए। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है, हमारा आंसर पहली स्टेटमेंट में आ जाएगा। आर्टिकल 51A आता है, आर्टिकल 51 में भी पार्ट 4A आएगा, मतलब पार्ट 4A में आर्टिकल 51A आएगा। ड्यूटीज नो डाउट 11 है, इनिशियली 10 थी और बाद में 86th अमेंडमेंट के थ्रू जो एजुकेशन वाली जो है ड्यूटी वो बाद में ऐड करी गई। नॉन जस्टिसेबल है, अगर मान लो कोई सिटीजन इन ड्यूटीज को फॉलो नहीं करता है तो आप लोग कोर्ट में नहीं जा सकते। देन दे वर इंक्लूडेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सरन सिंह कमेटी। बिल्कुल सही बात है, कांग्रेस ने इस कमेटी को अपॉइंट किया था और ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों पे लागू होती है, ये फॉरेनर्स पे लागू नहीं होती। तो आप जब आर्टिकल पढ़ेंगे ना 51A, तो वहां पे लिखा भी हुआ है कि द सिटीजन ऑफ इंडिया, तो वहां पर सबसे पहली लाइन ही यही है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो राइट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एंड दोस्तों, ये क्वेश्चन APFC एग्जामिनेशन 2015 में आया है, तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, सॉल्व करिए इसको। द पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ द इंडिया फॉर इंप्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटी। मतलब एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, हमने फॉर एग्जांपल भूटान से एग्रीमेंट साइन किया है, या फिर हमने म्यांमार से एग्रीमेंट साइन किया है कि हम एक रोड बनाएंगे, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे फ्रॉम आवर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स टू दी म्यांमार एंड देन टू दी अदर कंट्रीज। अब यहां पर अगर हमें इंटरनेशनल ट्रीटी को जो है इंप्लीमेंट करना है, पार्लियामेंट लॉ बना रही है, तो क्या उस लॉ को बनाने के लिए उसको स्टेट्स की कंसेंट लेनी पड़ेगी, सभी स्टेट्स की, या फिर मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स की कंसेंट लेनी पड़ेगी, या फिर जो स्टेट्स कंसर्न है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स उनकी कंसेंट लेनी पड़ेगी, या फिर किसी भी स्टेट की कंसेंट नहीं लेनी पड़ेगी? दोस्तों, आप लोग याद रखिए कि जब आप सेंटर स्टेट रिलेशन पढ़ेंगे तो वहां पर एक टॉपिक आता है पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन द स्टेट फील्ड। मतलब स्टेट का फील्ड है लेकिन पार्लियामेंट को वहां पर पावर मिल रही है लेजिस्लेट करने की। आप लोग जानते हैं कि हमारा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, स्टेट्स के अपने अलग मुद्दे हैं जहां पर वो लॉ बना सकता है, सब्जेक्ट हैं, 7th शेड्यूल में लिस्ट पूरी दी गई है, और सेंटर के अपने जो है मुद्दे हैं, मैटर हैं, जिनके ऊपर वो एक्ट बना सकता है। सिमिलरली कंकरेंट लिस्ट यहाँ पर दोनों बना सकते हैं। लेकिन कुछ इंस्टांसेस ऐसे हैं जहां पर पार्लियामेंट अगर चाहे तो वो भी स्टेट के मैटर्स पे लॉ बना सकती है। ये इंस्टांसेस कौन से हैं? पहला इंस्टांस है कि अगर मान लो प्रेसिडेंट रूल लगा हो, नेशनल इमरजेंसी हो, या दो से ज्यादा स्टेट्स जो हैं वो एग्री हो जाएं कि भाई आप हमारे लिए एक लॉ बना दो, पार्लियामेंट को बोलें। या फिर एक और इंस्टेंस क्या है कि राज्यसभा एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दे और पार्लियामेंट को एम्पावर कर दे कि आप स्टेट के इस मैटर पे लॉ बना दो। और पांचवा भी एक मुद्दा है, जब कोई इंटरनेशनल ट्रीटी हो तो वहां पर विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी स्टेट, विदाउट आस्किंग द स्टेट कि भाई आपकी राय क्या है, पार्लियामेंट लॉ बना सकती है टू इंप्लीमेंट एनी ऑफ द इंटरनेशनल ट्रीटी। तो यहां पर आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द मेंबर ऑफ राज्यसभा, अगेन 2015 APFC का पेपर का क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों ये। अगर भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो राज्यसभा के मेंबर हैं, ही कैन मेक स्टेटमेंट्स ओनली इन द राज्यसभा, ही हैज टू बिकम अ मेंबर ऑफ द लोकसभा विद इन 6 मंथ। ठीक है, ओनली यहां पर है। ही विल नॉट बी एबल टू स्पीक ऑन द बजट, speak on the budget in the Lok Sabha. He will not be able to vote in his favor in the event of no confidence motion. अब यहां पर आपको बताना है कि वो एक्चुअल में क्या कर सकते हैं अगर वो राज्यसभा के मेंबर हैं, या क्या नहीं कर सकते। देखिए, आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि भाई जिस हाउस का कोई जो मेंबर है वो उस हाउस में बोलने का अधिकार, दोनों हाउस में बोलने का अधिकार रखते हैं, क्योंकि उनकी पावर एंड प्रिविलेजेस हैं कि अगर मान लो कोई राज्यसभा का मेंबर है तो वो लोकसभा में भी बोल सकता है, लोकसभा की किसी कमेटी का मेंबर भी बन सकता है, लोकसभा में कुछ पर्टिकुलर पॉइंट पे भाषण भी दे सकता है। ठीक है, तो ये उसके पास पूरी पावर है, लेकिन वो वोट सिर्फ उसी हाउस में कर सकता है जिसका वो मेंबर है। अब ये पॉइंट पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन का आंसर आपको एज सच कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, किसी भी नोट्स में नहीं लिखा हुआ मिलेगा, आपको लॉजिक लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। दिस इज अ एनालिटिकल क्वेश्चन। तो यहां पर ही कैन मेक स्टेटमेंट ओनली इन दी राज्यसभा, गलत है भाई। भले ही वो राज्यसभा का मेंबर है, वो लोकसभा में भी स्टेटमेंट्स दे सकता है, ये पावर है उसकी। देन जरूरी नहीं कि वो प्राइम मिनिस्टर इसलिए पावर है, ये हर मेंबर की पावर होती है। He has to become a member of the Lok Sabha within 6 months, ऐसा कोई रूल है ही नहीं। He will not be able to speak, he will be able to speak on the budget in the Lok Sabha। ये पावर है अगेन उसकी। पहली और तीसरी जो पॉइंट्स हैं बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम है।
बट दोस्तों वोट जो है वो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में डाल सकता है, वो लोकसभा की किसी हैपनिंग में वोट नहीं डाल सकता क्योंकि वो लोकसभा का मेंबर नहीं है। तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म द बेसिक प्रीमाइस फॉर डेवलपिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको अगेन ये क्वेश्चन फैक्चुअल लगेगा एंड दोस्तों ये क्वेश्चन भी एपीएफसी 2015 का है कि कौन सा ऐसा इनमें से ऑप्शन है जो बेसिक प्रीमाइस मतलब मेन फाउंडेशन बनाता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चरल पार्ट हमने कहीं और से लिया है, फिलोसफिकल पार्ट कहीं और से लिया है और पॉलिटिकल पार्ट कहीं और से लिया है, लेकिन जो सबसे बड़ा इंपैक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे हमें देखने को मिलता है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चरल पार्ट बनाता है। बहुत सारे प्रोविजन, इमरजेंसी प्रोविजन हो गए, ठीक है, इसके साथ साथ जो है गवर्नर की ऑफिस हो गई, जुडिशरी के रिगार्डिंग प्रोविजन हो गए, फेडरल प्रोविजन हो गए, सारे हमने कहां से लिए हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। और कहीं ना कहीं ये एक्ट ही कारण बनता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बल्किएस्ट होने का, हैवीएस्ट होने का। अब जो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन है इससे हमारा फिलोसफिकल पार्ट लिया गया है अलोंग विद द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है यहां से हमारा पॉलिटिकल पार्ट लिया गया है। तो ये जो मेन इंपैक्ट जो हमारा पड़ रहा है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। आई होप आपको इसका आंसर आता होगा। और अब आता है लास्ट क्वेश्चन जो कि होमवर्क क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है रिगार्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919? आराम से देख लीजिए, पॉज करके इसका आंसर दीजिए, ठीक है। और दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट ये भी करूंगा कि आपका जो स्कोर है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आउट ऑफ 10 कि कितने नंबर आए आज के लेक्चर में और कैसा लगा आपको ये लेक्चर, वो भी पक्का बताइएगा। आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। तो दिस वाज द टुडेस लेक्चर एंड दोस्तों अगर ऐसे ही क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, इसी तरीके से आप कंसेप्ट्स को भी कवर करना चाहते हो, तो वी हैव प्रोवाइडेड यू 3 कोर्सेज डिपेंडिंग ऑन योर बैकग्राउंड। पहला है मास्टर कोर्स जो कि बिगिनर के लिए है, जहां पर हर एक कंपोनेंट को बहुत डिटेल में कवर किया गया है। सेकंड कोर्स है टेस्ट सीरीज प्लस जो कि यूपीएससी एसएससी बैकग्राउंड वाले बच्चे के लिए है, जो चाहता है कि जो पोर्शन मैंने कंप्लीट कर लिया है उसके मुझे प्रैक्टिस एमसीक्यूज मिले, और जो यूनिक कंपोनेंट है जैसे आईआर, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, अकाउंटेंसी, उनका उनको कंप्लीट कोर्स मिले। एंड तीसरा है टेस्ट सीरीज जहां पर सभी कंपोनेंट्स के आपको प्रैक्टिस एमसीक्यूज दिए हैं। आपको करना क्या है कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन कोर्सेज को चेक करना है, लिंक वहां पर दिए गए हैं, ठीक है। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।